के बजट के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी को लेकर डिजिटल क्रांति पर बात की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत एक आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि डिजिटल से सभी वर्ग का लाभ हो सके। आगे पीएम मोदी ने कहा कि करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए प्रणाली को फेसलेस बनाया जा रहा है। एक राष्ट्र एक राशन योजना को भी अब टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण जैम त्रयी यानी कि जन धन योजना, आधार और मोबाइल नंबर की मदद से गरीबों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G और AI जैसी तकनीकों पर चर्चा की जा रही है और ये चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों को बदलने के लिए तैयार है। उन्होंने हितधारकों से आम आदमी के सामने आने वाली 10 ऐसी समस्याओं की पहचान करने को कहा जिनका समाधान AI इस्तेमाल करके किया जा सकता है। बता दें कि इस वेबिनार में पीएम मोदी समेत कई मंत्रालय और स्टार्टअप्स और प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो चुका है और सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत काफी हंगामे के साथ हुई, जहां राज्यपाल पर कांग्रेस की टिप्पणी पर सीएम शिवराज सिंह ने लोकतंत्र की गरिमा गिराने वाली बात कह डाली। दरअसल कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सीएम तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन अब राज्यपाल से भी झूठ बुलवा लिया गया है। कमलनाथ के इस बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने की दुकान है। वो मेरे बारे में कुछ भी कहते रहते हैं, मैं आपत्ति नहीं करता, लेकिन कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल के बारे में ये कहना कि उनसे झूठ बुलवाया गया है, ये लोकतंत्र की गरिमा गिराने का काम है। तो उधर मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ के बयान का पलटवार किया है और कहा कि 15 महीने की अपनी सरकार में कमलनाथ जी ने किसानों की कर्ज माफी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर नौटंकी की थी, इसलिए वो लाडली बहन योजना को नौटंकी बता रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टियां अभी से चुनावी प्रचार में जुट गई हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हट रही हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें उस समय बढ़ गईं जब 27 फरवरी को सीबीआई ने राउ रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। हालांकि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन मनीष की गिरफ्तारी ने विपक्षी दलों को एकजुट करना शुरू कर दिया। ज्यादातर विपक्षी दलों ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपत्ति जाहिर की है। ऐसे में मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के उस बाजीगर जैसे साबित हो सकते हैं जो हार कर भी जीत जाएगा। अब तक सरकारी एजेंसियों की दुरुपयोग का आरोप सिर्फ कांग्रेस ही तेजी से उठा रही थी। ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के कारण कई विपक्षी दलों को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसे संस्थान मोदी सरकार के तहत राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न के साधन बन गए हैं। इन संस्थानों ने सभी प्रोफेशनलिज्म खो दी है। विपक्षी नेताओं को उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए टारगेट किया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी बीजेपी को घेरा और कहा कि सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे भाजपा विपक्ष को डराने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये सत्ता का घोर दुरुपयोग और लोकतंत्र पर हमला है। इस तरह का दमन हमारे राष्ट्र की नींव को कमजोर करता है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। शिवसेना के ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि जिस तरह से बीजेपी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, मुझे डर है कि भविष्य में बीजेपी नेताओं का क्या होगा जब वो सत्ता से बाहर होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर बीजेपी को घेरा। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके बीजेपी ने साबित कर दिया कि बीजेपी शिक्षा ही नहीं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के खिलाफ भी है। दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 7 सीटें हराकर देगी। तृणमूल के डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा कि
अगर मनीष सिसोदिया ने खुद को बीजेपी ब्रांड की वॉशिंग मशीन बना लिया होता तो वे कभी गिरफ्तार नहीं होते। ब्रावो! मनीष, शिवसेना, एसएडी, जेडीयू, टीडीपी और अन्य सहयोगी दलों ने बीजेपी को छोड़ दिया है। केवल सीबीआई, ईडी, आईटी ही सच्चे सहयोगी बने हुए हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, ये तो साफ है। लेकिन क्या विपक्षी दलों का चेहरा आम आदमी पार्टी होगी या कांग्रेस, देखना अभी बाकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 1 मार्च से इंदौर में खेला जाना है। टीम इंडिया ने नागपुर टेस्ट में एक पारी और 132 रनों से जीत हासिल की थी। वहीं दिल्ली टेस्ट में भी उसने 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया था। अब रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम तीसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। इंदौर टेस्ट मैच जीतने पर भारत WTC फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर लेगा। इस मैच को जीतकर भारत पहले पायदान पर आ जाएगा। भारत अभी 64.06% अंक के साथ दूसरे पर बना हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर 66.67% अंक के साथ और तीसरे नंबर पर श्रीलंकाई टीम 53.33 अंक के साथ मौजूद है। फिलहाल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC की रेस में भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीम बनी हुई है। तो वहीं भारतीय टीम के लिए इंदौर में मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है और उसे ऑस्ट्रेलिया टीम से अब की बार तगड़ी चुनौती मिल सकती है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इंदौर टेस्ट के लिए होलकर स्टेडियम में लाल मिट्टी की पिच बिछाई है, जिस पर फास्ट बॉलर्स को उछाल मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को भी सीरीज में वापसी का मौका मिल सकता है। लाल मिट्टी वाली पिच को देखते हुए कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ, तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क और ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन दोनों को प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों में स्पिनर्स का दबदबा रहा है और कुल 52 विकेट्स स्लो बॉलर्स ने चटकाए हैं। लेकिन अब रफ्तार का कहर इंदौर टेस्ट में मिल सकता है। पिछली बार जब भारतीय क्रिकेट टीम ने इंदौर में बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला था, तब मयंक अग्रवाल ने दोहरा शतक बनाया था। वहीं मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और उमेश यादव ने मिलकर 14 विकेट निकाले थे। भारतीय टीम ने 3 दिनों में ही उस टेस्ट मैच को जीत लिया था। बिहार में महागठबंधन सरकार के बनने के समय से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने बजट सत्र के बीच पर ऐसा हमला किया है जिससे पूरा जेडीयू अपना आपा खो सकता है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर ली है और उन्होंने कहा कि जेडीयू अलोकतांत्रिक पार्टी है और नीतीश कुमार विजन विहीन नेता। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। तो वहीं आरजेडी विधायक के आक्रामक तेवर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी के कार्रवाई वाले बयान के बाद फिर सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और सवालों से बचते नजर आए। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर नेताओं पर जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम हमेशा नीतीश जी के साथ हैं। महागठबंधन में आपसी टकरार पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तंज कसा और कहा अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बिहार महागठबंधन में सियासी टकरार के बाद प्रदेश के सभी विपक्षी दल महागठबंधन पर हमलावर हैं। तो गृह मंत्री ने 26 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अक्सर कई पोस्ट करके लोगों से सवाल करते रहते हैं। अब इस बार उन्होंने एक फोटो शेयर की है और जनता से सवाल किया है। दरअसल ट्विटर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ताजा अपडेट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने एक स्टेशन की तस्वीर साझा करते हुए शुक्रवार को लिखा, सतरंगी रे, इस स्टेशन का अनुमान लगाओ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस ट्विटर को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। लोगों ने भी ज्यादा समय नहीं लिया और जल्दी से अपने जवाब रिप्लाई बॉक्स में डाल दिए। उत्तर है, ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन है। इससे पहले पश्चिमी रेलवे भी ये तस्वीर शेयर कर चुका है और इसके आर्ट वर्क के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि कभी कभी आपको केवल रंग की थोड़ी फुहार की जरूरत होती है। रंग हम जो कुछ भी देखते हैं उसे जीवन देते हैं। मुंबई सेंट्रल के अग्रभाग को रंगीन जीवंत पिगमेंट से रंगा गया है और
जो बहुत ही सुखद भावनाओं को दर्शाता है। ये इस प्रकार मुंबई की भावनाओं को बढ़ाता है। अश्विनी वैष्णव को अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ अक्सर तस्वीरें और संदेश शेयर करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बच्ची का आराम से कंबल पर बैठकर खिड़की से बाहर देखने का वीडियो शेयर किया था। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, बेबी ऑन बोर्ड, प्लेन की सीट या ट्रेन की सीट अनुमान लगाना। गौरतलब है कि हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि आने वाले वर्षों में देश को रेलवे का नया रूप देखने को मिलेगा।